नमस्कार साथियों, एस्ट्रो संध्या चौधरी में आज फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टम भाव में विराजमान राहु की, कि राहु जब अष्टम भाव में आते हैं तो वह अपने क्या शुभ और अशुभ प्रभाव दे सकते हैं जातक की कुंडली में, जातक के ऊपर। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अष्टम भाव के क्या कारकत्व होते हैं, यानी आठवां भाव क्या दर्शाता है जातक की कुंडली में। जैसे मैंने पहले अपने पुराने वीडियोस में बताया है, छठा, आठवां और 12वां भाव जो त्रिक भाव कहे जाते हैं और उनके कारकत्व भी बताए हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पिछले वीडियोज़ को भी देखिए और आने वाले वीडियोज़ के भी आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं अष्टम भाव में राहु, यानी आठवां भाव मृत्यु का घर कहलाता है, अंधेरे का घर कहलाता है। तो इसलिए अष्टम भाव के कारकत्व में आयु और मृत्यु आती है, यानी कि जातक की उम्र को देखा जाता है कि किस तरह उसकी आयु रहेगी, कितनी रहेगी, किस तरह से उसको मृत्यु प्राप्त होगी, यानी कि मृत्यु के कारण बताए जाते हैं आठवें घर से कि मृत्यु किस प्रकार से होगी। इसके साथ ही बाधाएं, दुर्घटनाएं, चोरी, रुकावट, ये आप देख ही रहे होंगे कि कुछ इस तरह के ही कारकत्व हैं जो कि थोड़े डरावने और खौफनाक हो सकते हैं। तो यह सभी अष्टम भाव में आते हैं, क्योंकि एक तरह से ये अंधेरे का घर होता है, मृत्यु का घर होता है। इसीलिए तो विरासत का धन भी हम इसी से देखते हैं, क्योंकि यह अंधेरे का घर है, यानी कि छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन या पैतृक संपत्ति में अचानक से मिलने वाला धन जो भी है, यह भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा मानसिक वेदना, यानी कि आदमी डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, किस तरह से जाता है या उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए भी आठवां घर ही उत्तरदायी माना जाता है। कि अगर अष्टम भाव में कुछ अशुभ प्रभाव दिखाते हुए ग्रह होंगे तो वह जातक जरूर से मानसिक वेदना से पीड़ित होगा, डिप्रेशन में जाने वाला रहेगा। और विवाह पश्चात संबंध भी इसी से देखे जाते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान को हम शादी के लिए देखते हैं, विवाह के लिए पति पत्नी का घर होता है यह। तो इससे जो नेक्स्ट घर पड़ता है, यानी कि शादी के बाद आपके पत्नी से या पति से किस तरह के संबंध रहेंगे, वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो ये तो थे आठवें घर के कारकत्व। अब हम राहु की बात कर लें ज़रा, कि राहु यहाँ किन किन चीज़ों का कारक होता है, राहु स्वयं किन चीज़ों का कारक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहु छाया ग्रह है, केतु भी छाया ग्रह है और सूर्य और चंद्रमा को यह ग्रहण लगाते हैं। तो जब यह छाया ग्रह है, यह भ्रामक स्थितियां पैदा करने वाला ग्रह है, यानी कि जातक समझ ही नहीं पाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या मुझे क्या करना चाहिए, या ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, वह उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है अगर राहु का प्रकोप चल रहा होता है। उसके अलावा कठोर वाणी, यात्राएं, चोरी, सारे लाइलाज रोग, यह सभी राहु के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भी बीमारी जिसकी कभी शिनाख्त नहीं हो पाती है, वह सभी राहु के अंतर्गत आती है, क्योंकि राहु इस तरह की परिस्थितियां पैदा करता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो गया, या ऐसा क्यों हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी लाइलाज रोग है, जैसे कि लकवा मार जाता है आदमी को एकदम से बैठे बैठे, तो यह भी राहु के अंतर्गत आने वाली बीमारी है। कोई भी मानसिक बीमारी अगर होगी तो वह राहु के अंतर्गत आएगी, जिसकी कभी शिनाख्त होती नहीं, या होती भी है तो बहुत ही मुश्किलों से हो पाती है। और सूर्य और चंद्रमा को, जैसा मैंने कहा कि वह ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि आपने वह स्टोरी तो सुन ही रखी होगी कि जब आपने वह स्टोरी तो सुनी रखी होगी कि जब सभी देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था समुद्र मंथन के दौरान, तो राहु ने भी वहाँ अपनी स्थिति ग्रहण कर ली थी। और जब पता चल गया था तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया था विष्णु ने अपने चक्र से। तो यह सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही हुआ था। तो इसीलिए वो राहु आज भी उनसे नाराज़ है और सूर्य और चंद्रमा को वह हमेशा ग्रहण लगाए रखता है। तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के साथ एक बात और कही जाती है कि जैसे मोती होते हैं, वह मोती कई तरह के होते हैं, कई जगहों पे मिलते हैं। जैसे आपको पता है सीप में मिलता है, सांप के सर पे मोती मिलता है,
व्हेल मछली में मिलता है। इसी तरह हाथी के सर पर भी एक मणि होती है, मिलता है, किसी किसी हाथी के सर पर ही होती है, उसे गज मुक्ता कहा जाता है। तो यह भी एक स्टोरी है कि जैसे कि हाथी के सर पे ही वह मणि क्यों, और वो भी उस हाथी के सर पे ही होगी जो कि चंद्र ग्रहण वाले दिन पैदा होगा। उसके पीछे यह लॉजिक है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन जब ये राहु केतु ग्रहण लगा रहे होते हैं, यानी चंद्रमा की सारी शक्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं। मोती जो कि चंद्रमा की ही कारक वस्तु है, तो उसकी सारी शक्ति को खींचकर राहु का कारक होता है हाथी, इसीलिए उस हाथी के अंदर वह शक्ति आ जाती है और राहु वहाँ सिर में स्थित हो जाता है, यानी कि वह मोती उस हाथी के सिर में ही स्थित होता है। क्योंकि ये आप भली भांति जानते हैं कि जो धड़ और सर जो अलग हुए थे उसमें राहु सर वाला ही हिस्सा है, यानी कि वह जो मोती होगा वह हाथी के सिर में ही लगा होगा। तो यह इसके पीछे एक स्टोरी भी कही जाती है। आज हम बात करें 8वें घर के राहु के बारे में कि अष्टम भाव जो कि आपने देखा इस तरह की सारी रुकावटों का कारक है, और कहीं ना कहीं राहु को भी देखा कि सभी इसी तरह की यात्राएं, चोरी आदि, और जो चोरी, विरासत का धन, रुकावट, वह 8वें घर का भी कारक है, वह राहु का भी कारक है। यानी कि अगर राहु स्वयं 8th हाउस में आएंगे तो जातक की स्थिति किस प्रकार हो जाएगी, किस तरह वह मानसिक वेदना का शिकार हो सकता है, वह धोखे में आ सकता है। यानी कि धोखा और छलावा और भुलावा उसकी स्थिति में ज़रूर होगा उसकी लाइफ में। यानी वह कभी परिस्थितियां उसके सामने ऐसी आएगी कि वह समझ ही नहीं पाएगा क्या सही है क्या गलत है। यानी 2 मिनट के लिए कभी कभी राहु ऐसा करता है कि आदमी इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से उसका संबंध छूटा हुआ सा नज़र आएगा आपको। जैसे आप किसी से बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपकी बात ध्यान से सुन भी रहा है, वह अपनी किसी दूसरी दुनिया में भी गुम हो सकता है। यह सब राहु के कारण होता है, यानी कि उसका जो राहु है वह उसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो कुछ समय के लिए वह भुलावे में और धोखे में, कभी वह छल में भी आ जाता है, और अचानक घटनाएं भी राहु देता है इस समय। क्योंकि अगर 8th हाउस में राहु है यानी मृत्यु के घर में, तो अचानक से जो घटनाएं घटेगी, यानी कि जब वह आदमी की स्थिति बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है तो वह सोच ही नहीं पाता। यानी गाड़ी चलाते हुए भी उसका ध्यान नहीं रहेगा कि मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, 2 मिनट के लिए उसका ध्यान इस दुनिया से हट के कहीं पे भी जा सकता है और वह बीमारी या दुर्घटना का वह शिकार हो सकता है आसानी से। बीमारी भी उसे इसी तरह की लगती है, यानी कि वह अचानक से कोई चीज़ ऐसी खा ले जिससे कि उसे इफ़ेक्ट हो जाए, तो यानी उसे होश नहीं रहेगा कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो यह स्थितियां यहाँ 8th हाउस का राहु उत्पन्न कर देता है। तो जिन जातकों की कुंडली में 8th हाउस में राहु है उन्हें काफ़ी संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। एक तरह से कहा जाए, अगर मेडिटेशन किया जाए तो भी इस राहु से काफ़ी निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा रिश्वतखोरी कही जा सकती है, क्योंकि राहु जो एक शरारती ग्रह है तो वह अच्छे काम तो कराएगा नहीं, इसीलिए वह जातक कहीं ना कहीं रिश्वतखोर भी हो सकता है। यानी वह रिश्वत लेगा, लेकिन राहु इतना शरारती है कि वह अपनी शरारतों से बच भी निकलेगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ बैठा जातक का राहु वह थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी की आदत भी डाल सकता है। उसकी बनती बिगड़ती आर्थिक हालत, यानी कि एक जैसी उसकी स्थिति नहीं रहेगी जातक की, क्योंकि 8th हाउस का राहु 2nd हाउस को देखता है और 2nd हाउस हमारा धन भाव कहलाता है। तो धन भाव पर जब राहु की दृष्टि है तो आर्थिक स्थिति बनती बिगड़ती रहेगी। यानी यहाँ का राहु अगर अच्छा करने पर आए तो आदमी को लखपति भी बना सकता है, करोड़पति भी बना सकता है, और बुरा करने पे आए तो वह सड़क पर लाकर भी खड़ा कर सकता है। यानी कि यह राहु ऊपर से नीचे तक स्थितियां बदलता रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति को भी कभी बहुत अच्छा कर देगा, कभी वापस डाउन पे ले आएगा। यानी एक तरह की आर्थिक स्थिति यहाँ बैठे राहु के जातक की नहीं हो सकती। मंगल अगर किसी का खराब है तो वह जातक चोरी भी कर सकता है, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है
जो राहु को कंट्रोल में करता है। यानी कि अगर हमने राहु को हाथी कहा है तो मंगल उसके ऊपर बैठने वाला महावत है। यानी अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ है तो यह राहु इतनी शरारत नहीं कर सकता, और अगर मंगल ही दूषित है कहीं ना कहीं तो वह आदमी काफ़ी कुछ बदनामी या चोरी भी उसके किस्मत में लिखी हो सकती है, यानी वह आदमी चोर भी हो सकता है। तो यह थे 8वें भाव के बैठे हुए राहु के जो भी लक्षण हैं, वह जातक की कुंडली में हम देख सकते हैं कि यहाँ का राहु किस तरह छलावे और भुलावे में डालता है। लेकिन यहाँ का राहु बुद्धि बड़ी ही तेज कर देता है, क्योंकि बुध तो सिर्फ बुद्धि देता है, लेकिन जो राहु होता है वो इस तरह की बुद्धि देता है कि आदमी कुछ नई चीज़ भी ईजाद कर सकता है, यानी नई खोज, नया आविष्कार भी राहु करवा देता है, क्योंकि राहु बहुत ही होशियार और चालाक ग्रह माना गया है। तो जब किसी की बनाने पर आए तो वो काफ़ी अच्छी बना देता है, और बिगाड़ने पर आए तो बहुत बुरी भी बिगाड़ सकता है। तो यह थे 8वें भाव के राहु के कारकत्व, जो कि यहाँ अष्टम भाव में जब राहु होंगे तो जातक की कुंडली में किस तरह का असर दिखाएंगे। यानी कि जब 8वें भाव में राहु हो तो जातक को सबसे पहले अपने मंगल को बहुत तेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो उपाय हैं कि 8 बादाम मंदिर में लेकर जानी है 8 दिन तक लगातार, क्योंकि 8वें स्थान पर राहु विराजमान है, इसीलिए 8 बादाम 8 दिन तक मंदिर में लेके जानी है, और 4 बादाम उसमें से आपको वापस घर लाकर रखनी है। उसका लॉजिक यह है कि जो 8 बादाम जो कि राहु की वस्तु है, अगर हम उसे मंदिर में ले जाते हैं तो यानी कि वह शरारत नहीं कर पाएगा, धर्म स्थान पर चला जाएगा, तो वह शरारत करने से रुक जाएगा, और हम वापस 4 बादाम लाकर अपने घर में स्थापित कर दें, किसी जगह पर रख दें उसको सुरक्षित। इसके अलावा 800 ग्राम सिक्के, 800 ग्राम सिक्के यानी कि जो सिक्का है वह भी राहु की वस्तु है, तो 800 ग्राम सिक्के के 8 हिस्से करने हैं 100-100 ग्राम के, और 8 दिन लगातार यानी रोजाना 100 ग्राम सिक्का आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, यानी कि पानी के अंदर उसको प्रवाहित कर देना है, यानी कि राहु का जो भी बुरा प्रभाव है वह एक तरह से बह जाए आपकी ज़िंदगी से। और यह 8 दिन यह भी लगातार करना है। तो यह सब करके हम राहु के बुरी इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। जब राहु खास करके जातक की दशा अंतरदशा में चल रहे हो, या वर्षफल में चल रहे हो, या गोचर में कहीं अष्टम भाव में चल रहे हो, वर्षफल में 8वें भाव में चल रहे हो, तब यह स्थितियां ज़्यादा उत्पन्न होती है। कहीं जैसे कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, या कहीं विवाह पश्चात जो पति पत्नी के संबंध है वह खराब होते हैं, अचानक चोट, अचानक दुर्घटनाएं, बाधाएं, मानसिक वेदना, यह सब अष्टम भाव का राहु थोड़ी बढ़ा सकता है। तो उसके लिए यह उपाय करने बहुत ज़रूरी है, तो जातक को थोड़ी निजात मिल सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि मंगल को बहुत पावरफुल रखना है आपके। मंगल यानी शरीर में खून, शरीर का रक्त, शरीर में प्राणायाम, योगासन, व्यायाम करके आप मंगल को बहुत अधिक उच्च बना सकते हैं। तो यहाँ भी राहु कंट्रोल में आ सकते हैं। तो यह सब उपाय करके हम 8वें घर के राहु से थोड़ा बच सकते हैं। तो यह थे अष्टम भाव का राहु, जो कि आपकी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट देगा उसके बारे में मैंने बताया। मैं पिछले वीडियोज़ में आपको छठे भाव में सारे ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। अभी मैंने अष्टम भाव के ऊपर वीडियो शुरू किया है, तो अष्टम भाव का राहु आज मैंने बताया है। ऐसे आगे अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।